हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपका दोस्त, आपका रहबर इरफान फिर हाजिर है आपके सामने एक नया वीडियो लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर या वैदिक ज्योतिष पर। काफी बार हम इस असमंजस में पड़ते हैं कि नवमांश के रिजल्ट्स किस तरह से देखें या नवंश या नवमसा के रिजल्ट्स हम कैसे देखें, उसके परिणाम कैसे देखें। अब काफी वीडियोस यूट्यूब पर है और काफी वेबसाइट भी हैं जो बोलते हैं कि नवमांश के ये रिजल्ट्स हैं, नवमांश की ये सीक्रेट्स हैं, ये सीक्रेट कोड है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो किसी को नहीं मालूम। ये सब चलता रहता है, वो सब ठीक है, लेकिन काफी बार जो हमारे सामने आता है वो थोड़ा असमंजस में डाल देता है। इसलिए क्योंकि वो उसको समझने के लिए कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक ग्रह जो लग्न में नीच का हो, क्या वो नवमांश में अगर उच्च की स्थिति में हो या उच्च की राशि में हो, क्या ये उच्च का हो जाता है? या कोई दोष जो आपका लग्न में है, क्या वो दोष अगर वही दोनों ग्रह जो दोष बना रहे हैं वो अच्छे राशियों में चले जाते हैं तो क्या दोष खत्म हो जाता है? समझो श्रापित दोष है आपके राहु और शनि के बीच में 5 या 6 डिग्री के अंतर में, किसी भी राशि में आपके लग्न कुंडली में। तो जब राहु और शनि साथ में हो, श्रपित दोष बना रहे हो, और अगर वो नवमांश में दो अलग अलग राशियों में चले जाते हैं और मित्र राशि में चले जाते हैं, तो क्या वो श्रपित दोष खत्म हो जाता है? क्या काल सर्प दोष खत्म हो जाता है? अगर एक दो योग नजर आ रहे हैं आपको आपके नवमांश में, तो ये सब गहराई की चीजें हैं। अगर आपको श्लोकों में ये बताया जाता है कि जो दोष हैं वो दोष जैसे कि विष दोष हो, श्रापित दोष हो, और काफी ऐसे दोष हैं जो काफी सीरियस दोष हैं और ये काफी प्रलय ला सकते हैं आपकी जीवन में। ये अगर इसके ग्रह जस्ट बिकॉज वो नवमांश में अच्छी राशि में चले जाते हैं तो क्या पूरा दोष खत्म हो जाता है या थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है? मैं समझता हूं कि कंप्लीटली वो दोष नहीं चला जाता है, थोड़ा सा आराम जरूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि अगर आप बहुत कड़ी धूप में दोपहरी में बाहर खड़े हो और कोई घना वृक्ष हो जिसकी अच्छी छाया हो, तो आप वो छाया में अगर चले जाओ तो आपको आराम मिलेगा, काफी आराम मिलेगा। लेकिन अगर बहुत तेज बारिश पड़ रही हो, धुआंधार बारिश पड़ रही हो, और अगर आप पेड़ के नीचे चले जाते हो तो कितनी देर तक आपको आराम मिलेगा? 2-3-4 मिनट में वो वृक्ष में भी बहुत सारा पानी भर जाएगा और उसके बाद वो सारा पानी आपके सर पे गिरेगा। तो बड़ी दोपहरी में काफी तेज धूप में पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक बात है, लेकिन बहुत तेज बारिश में पेड़ के नीचे खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप भीग जाओगे। तो लग्न में अगर आपका कोई ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हो, कड़ी दोपहरी में हो, और नवमांश में पेड़ के नीचे चला जाता है, साये में चले जाता है, तो आराम जरूर मिलेगा। लेकिन अगर बारिश तेज हो रही है और आप उसके बाद आप पेड़ के नीचे जाते हो, साये में जाते हो, तो फिर उसका आराम नहीं मिलता। तो नवमांश को थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा, और इस तरह से कि लग्न में अगर कोई नीच का ग्रह हो और नवमांश में जाके उच्च का हो तो अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। दोष भी नहीं खत्म होते हैं, ना ही नवमांश आपका 36 ईयर के बाद वो लग्न बन जाता है। काफी वीडियोस मैंने देखा है जहां पर यह बताया गया कि अगर आपका जो नवमांश है 36 साल के बाद वो आपका मेन चार्ट हो जाता है, मेन कुंडली बन जाती है, और लग्न की जो कुंडली है उसकी इतनी महत्वता नहीं रहती है। नवमांश की कुंडली की 36 साल के बाद पूरी महत्वता होती है। वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आप एक पिज्जा खाते हैं या रोटी खाते हैं और उसके 9 भाग बनाते हैं तो 9 के 9 भाग भी रोटी ही रहेंगे, रोटी जाकर केक नहीं बन जाएगा। जस्ट बिकॉज आपने 9 पीसेस किए हैं रोटी कभी केक नहीं बनेगा, रोटी ही रहेगी और छोटा भाग बन जाएगा। तो आपको इस संदर्भ में देखना है कि लग्न के ही 9 भाग जब बनते हैं किसी भी राशि के, तभी नवमांश बनता है, और उसमें से एक जो भाग होता है उसका नवमांश का लग्न बन जाता है। और
जो आपके ग्रह लग्न में है वो कौन सी बारीकी से जब आप देखते हैं, कौन से खास जगह पर उसी राशि में कौन से खास नवमांश में पे उपस्थित है, वो नवमांश में चला जाता है। यानी कि जब आप राशि के 9 भाग बनाते हैं, लग्न में जहां पर भी ग्रह हो उसके 9 भाग बनाते हैं, तो हर भाग कोई ना कोई राशि के साथ उसका जोड़ होता है। तो अगर आप मेष राशि को देखें कि मेष राशि के 9 भाग बनते हैं, तो पहला भाग मेष बनेगा, दूसरा भाग ऋषभ बनेगा, तीसरा भाग मिथुन का बनेगा, चौथा भाग कर्क का बनेगा, एंड सो ऑन। तो कोई भी राशि के 9 भाग जब बनाते हैं, तो अगर राशि के पहले 3 डिग्री और 20 मिनट लेते हैं, या पहला भाग बनता है 30 डिग्री में से जब 9 भाग बनाते हैं, हर भाग 3.2 डिग्री का बनता है, तो वो 3.2 डिग्री, पहला 3.2 डिग्री मेष का बनेगा, दूसरा 3.2 डिग्री ऋषभ का बनेगा, तीसरा 3.2 डिग्री मिथुन राशि का बनेगा, एंड सो ऑन। तो जब आप वो खास भाग लेते हैं कि कौन सी खास डिग्री में आपका ग्रह उपस्थित है लग्न राशि में, वो भाग कौन सा है जो नवमांश में चला जाता है, क्योंकि आपने 9 भाग बनाए। तो अगर आपका ग्रह मेष राशि में है, पहले 3 डिग्री में है, तो वो नवमांश में भी मेष में जाएगा। लेकिन अगर 3 और 6 डिग्री के बीच में, 3.2 डिग्री और 6.4 डिग्री के बीच में हो, तो वो नवमांश में आपको ऋषभ राशि में मिलेगा। या कोई ग्रह अगर लग्न राशि में उच्च का है और नवमांश में अगर वो नीच राशि में चला जाता है, तो क्या उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, या उसकी थोड़ी सी शक्ति चली जाती है? मैं ये समझता हूं, मैं ये मानता हूं, जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है, कि उसकी थोड़ी शक्ति जाती है, सारी की सारी नहीं जाती। और जो ग्रह लग्न कुंडली में आपका नीच का हो, वो नवमांश में अगर उच्च स्थिति में भी हो, उच्च राशि में भी हो, मतलब नहीं कि पूरा बल आ जाता है उसमें, ऐसा नहीं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जब आप लग्न कुंडली को जब नवमांश में आप बांटते हो तो उसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई ग्रह मेष राशि में पहले 3.2 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेके 3.2 डिग्री, तो वो या नवमांश में मेष नवमसा में जाएगा, 3.2 डिग्री और 6.4 डिग्री के बीच में हो तो ऋषभ में जाएगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि आपका ग्रह किस स्थिति में है। तो अगर आपका ग्रह चंद्रमा लग्न कुंडली में वृषभ राशि में हो और वो अगर 27 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में हो, नवमांश में या सी में, अगर चंद्रमा लग्न कुंडली में ऋषभ राशि में हो और वो अगर 27 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हो, तो वो नवमांश में कन्या राशि में जाएगा और मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा। तो नक्षत्र की काफी यहाँ पर महत्वता है। लेकिन अगर चंद्रमा ऋषभ राशि में हो लग्न कुंडली में और अगर वो 13 और 16 डिग्री के बीच में हो, तो वो नवमांश में भी वृषभ नवमसा में ही जाएगा। लेकिन हमें यह मालूम है कि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में 3 डिग्री में उच्च का होता है। तो अगर वो 3 डिग्री में उच्च का होता है चंद्रमा ऋषभ राशि में, तो 3 डिग्री में वो नवमांश में मकर नवम्स में जाएगा, ना कि वृषभ में। तो आप कौन से चंद्रमा को ज्यादा बली मानोगे? वो चंद्रमा को बली मानोगे जो लग्न कुंडली में भी ऋषभ राशि में हो और नवमांश में भी ऋषभ राशि में हो, यानी कि उच्च होने के 3 डिग्री से दूर हो, या उस चंद्रमा को ज्यादा बली मानोगे जो 3 डिग्री पर हो और कृतिका नक्षत्र में हो, लग्न राशि में, लग्न कुंडली में, और नवमांश में वो मकर में जाए? तो श्लोक तो हमें यही कहते हैं कि क्योंकि चंद्रमा 3 डिग्री में उच्च का होता है, तो वो चंद्रमा जो लग्न कुंडली में वृषभ राशि में हो, 3 डिग्री पर हो, और नवमांश में जो मकर राशि में हो,
वो उच्च का होता है। तो जस्ट बिकॉज आप लग्न कुंडली में किसी ग्रह को उच्च की राशि में देख रहे हो, लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी, इसका मतलब नहीं है वो ज्यादा बली है। वो ज्यादा बली जरूर है, लेकिन उच्च का होने के लिए उसको वो खास डिग्री पर रहना जरूरी है। दूसरा, अगर आप शनि को देखते हो, शनि तुला राशि में उच्च का होता है और 20वें डिग्री पर होता है। तो 20वें डिग्री पे शनि तुला राशि में, अगर 20 डिग्री आप देखा, अगर शनि को 20 डिग्री पे देखोगे आप तुला राशि में, तो वो स्वाति नक्षत्र में जाएगा और वो मीन राशि में जाता है नवमांश में। नवमांश में मीन राशि में जाता है। लेकिन अगर वो 20 डिग्री से 1 डिग्री भी आगे हट जाता है, जैसे कि 20.5 या 21 डिग्री हो जाता है, तब शनि अपनी उच्च होने के 20वें डिग्री से हटकर, जिसकी वजह से वो नवमांश में मीन राशि में उपस्थित होगा। लेकिन चूंकि वो 1 डिग्री हट गया है, तो वो सिर्फ 1 डिग्री हटने की वजह से नवमांश में वो मेष राशि में उपस्थित होगा, जहां वहां नीच का हो जाता है। बट क्या शनि जो तुला राशि में है लग्न कुंडली में, चूंकि 21 डिग्री पे हो और जिसकी वजह से वो नवमांश में मेष राशि में उपस्थित हो, तो क्या वो नीच का हो गया? सिर्फ 1 डिग्री हटने से, 1 डिग्री कम पे वो 20 डिग्री पर वो उच्च का होता है। 1 डिग्री हटने से वो नवमांश में मेष राशि में चला जाता है या उपस्थित होता है। क्या 1 डिग्री हटने से उच्च का ग्रह क्या कंप्लीटली नीच का हो जाता है? तो अगर कोई ये कहता है कि एक ग्रह अगर नवमांश कुंडली में उच्च का नजर आता है तो वो बहुत बली होता है, तो ये गलत है। और हमने अभी शनि के एग्जाम्पल से हमने देखा ऐसा नहीं होता। और हम ऐसा एग्जाम्पल सारे ग्रह के साथ देख सकते हैं कि कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में उच्च का दिखता भी है, लेकिन अगर वो नवमांश में नीच का हो जाता है तो वो नीच का नहीं होता। ना ही वो अगर लग्न कुंडली में नीच का हो, नवमांश में चला जाए और उच्च राशि में बैठ जाए तो उच्च का हो जाता, ऐसा नहीं होता है। बल आप ज्यादा लग्न कुंडली से पहले देखते हो और उसके बाद नवमांश में देखते हो। काफी श्लोकों में इसका और आप डिटेल में देखोगे। जैसे कि अगर आप चंद्रमा को देखते हो कि अगर चंद्रमा लग्न कुंडली में वृषभ में हो तो उसके श्लोक में हम देखते हैं कि परिणाम अलग हैं। लेकिन अगर चंद्रमा लग्न में अगर वो वृषभ राशि में ना हो, लेकिन नवमांश में वृषभ राशि में उपस्थित हो, और अगर वो किसी और दूसरे ग्रह के दृष्टि में हो, तभी उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। वरना अगर चंद्रमा नीच की राशि में हो लग्न कुंडली में, अगर वो ऋषभ में भी जाता है नवमांश में, लेकिन कोई दूसरे अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह जैसे कि बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, उसकी दृष्टि में नहीं होता तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। ये 2 श्लोक से हम ये देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है कि अगर चंद्रमा वृषभ राशि में लग्न कुंडली में हो तो उसके अलग परिणाम देते हैं श्लोक, ये मैंने सरावली से लिया है। और लेकिन अगर ये नवमांश में वृषभ राशि में हो तो इसके हमको परिणाम अलग मिलते हैं। लेकिन उसी संदर्भ में अच्छे परिणाम मिलते हैं जब कोई अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह उसकी दृष्टि उस पर पड़े। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम ये देखें कि आपका ग्रह एग्जैक्टली लग्न में कहां पर है और नवमांश में कहां है, और उसकी गहराई से जाकर हमको इसके रिजल्ट देखना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई दोष हो, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई दोष हो राहु और शनि के बीच में जो श्रपित दोष बनता है, तो वो दोष लागू है। और नवमांश में राहु और शनि अगर दूसरे मित्र राशियों में भी चले जाते हैं, जैसे कि राहु अगर चला जाता है मकर में और शनि चला जाता है कुंभ में, तो इसका मतलब नहीं होता कि वो दोष खत्म हो गया, चला गया है। वो दोष रहता है क्योंकि लग्न कुंडली में श्रपित दोष है। तो हमको इस तरह से देखना होता है नवमांश, ना कि हम इस तरह से देखें कि कोई राजयोग है लग्न कुंडली में
लेकिन अगर वो उसके जो ग्रह हैं जो राजयोग बना रहे हैं वो नीच की राशि में चले गए नवमांश में, तो राजयोग चला गया, ये नहीं होता, उसकी कुछ शक्ति चली जाती है। साथ ही में उसी तरह से अगर लग्न कुंडली में कोई दोष में हो और और नवमांश में वो राजयोग भी बना रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि राजयोग बन गया। जैसे कि अगर लग्न में गज केसरी योग नहीं बन रहा हो, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति अगर नवमांश में सेम राशि में हो, तो मतलब नहीं कि गज केसरी योग बन गया है आपके नवमांश में। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपका बृहस्पति दूसरे भाव में हो लग्न कुंडली में और चंद्रमा चौथे भाव में हो। अब जब बृहस्पति दूसरे भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में हो, दोनों की दृष्टि ना एक दूसरे पर पड़ रही है, ना दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, तो योग कैसे बन रहा है? योग तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर जिस राशि में वो है, अगर उसके 9 भाग बनाते हैं और दोनों सेम भाग में चले जाते हैं, उस राशि के भाग में चले जाते हैं जो राशि में वो दोनों साथ में नजर आते हैं नवमांश में, इसका मतलब नहीं कि गज केसरी योग बन गया है, और उसको ये गज केसरी योग की तरह देखना भी नहीं चाहिए। तो जब हम नवमांश देखते हैं, जो लग्न में जो दोष है वो नवमांश में नहीं देखना चाहिए। जो लग्न में राजयोग है उसको नवमांश में देखना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि एक ही राशि में दोनों नजर आ रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि उस राशि, जो लग्न में जो राशि है, उसके परिणाम को दोनों जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको जरूर इफेक्ट करेंगे, ये जरूर है। लेकिन उसको आप युति में नहीं देख सकते, कंजंक्शन में नहीं देख सकते, योग में नहीं देख सकते, दोष में नहीं देख सकते। नवमांश में दृष्टि भी नहीं देखी जाती। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, अगर बृहस्पति दूसरे भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में हो लग्न राशि में, और एक दूसरे पर दृष्टि नहीं है, लेकिन अगर नवमांश में बृहस्पति लग्न में हो और अगर चंद्रमा 7वें भाव में हो नवमांश कुंडली में, तो ये मतलब नहीं हुआ कि दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, क्योंकि लग्न कुंडली में दृष्टि नहीं है। तो जब लग्न कुंडली में दृष्टि नहीं है, नवमांश में दृष्टि नहीं होती। लग्न में अगर कोई राजयोग नहीं है, लग्न में अगर दोष नहीं है, तो नवमांश में दोष या राजयोग या दृष्टि या उच्चता या नीचता नहीं देखी जाती। हाँ, ये जरूर है कि अगर दोनों सेम राशि में हो, कोई भी दो ग्रह नवमांश में, तो उस पर्टिकुलर राशि को दोनों साथ में मिलकर, या जो भी लग्न में वो राशि हो, जो भी भाव है, उस दोनों का असर उस पर जरूर पड़ रहा है। उस तरह से हमको देखना चाहिए, ना कि युति में देखना चाहिए, ना ही योग में देखना चाहिए, ना ही दोष में देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। हम अगली बार में और एक एग्जाम्पल लेके आएंगे और डिटेल में देखेंगे कि नवमांश को हमको किस तरह से देखना चाहिए लग्न राशि के संदर्भ में, और हम एग्जाम्पल भी लेंगे किसी मशहूर या कोई फेमस पर्सनालिटी के संदर्भ में कि नवमांश में रिजल्ट्स कैसे देखते हैं और लग्न से कैसा कंपेयर करते हैं। हम ये क्लियरली देखेंगे जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि लग्न के रिजल्ट्स नवमांश से कंप्लीटली टैली नहीं हो सकते, हमेशा होते नहीं है, और ग्रह का कौन सी खास जगह पर बैठा है, स्पेशली लग्न कुंडली में पहले और बाद में नवमांश में, उसका जब तक हम सीरियसली विश्लेषण नहीं करेंगे, हम इसको इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि जस्ट बिकॉज नवमांश में कोई ग्रह उच्च की स्थिति में चला गया, नीच की स्थिति में चला गया, दोष में चला गया है, तो वो उच्च का हो गया या नीच का हो गया या योग में चला गया या दोष में चला गया। तो दोस्तों, अपने नवमांश को गहराई से देखें, ये नहीं सोच लें कि आपका कोई ग्रह उच्च का या नीच का हो गया है जस्ट बिकॉज नवमांश में उच्च या नीच राशि में चला गया। उसको कंपेयर करें लग्न कुंडली में किस उपस्थिति में है, किस स्थिति में है, किस योग में, किस दोष में, और उस गहराई से उसका विश्लेषण करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझसे अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे फोन पर, तो मेरी ईमेल आईडी या फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर संपर्क करें। और अगले वीडियो तक आपकी अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, आदाब।